आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर आ रही है जहानाबाद से, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिससे परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना काको थाना क्षेत्र की है, जहां गांव के कुछ लफंगे छेड़खानी की नीयत से घर में घुसे थे और घर में नहा रही एक लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश की। जब परिवार के सदस्यों ने इस बदमाश का विरोध किया तो इन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है और घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। फिलहाल भिलावर ओपी पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। छेड़खानी करने के लिए आता है क्या? छेड़खानी करने के लिए घर में जवान बाल बच्चा है, 12 नहाई का सुविधा है। मेरे घर में नहीं नहा रही थी और इसी में आया, उसको तेज तुरी माना किए हैं, नहीं मानता है और आया और उसके बाद में इतना में 7 आदमी को घायल कर दिया, मार के पूरा परिवार में इकट्ठे। और राजीव रंजन विमल है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राजीव, ये जो घटना घटी है इसमें कहा जा रहा है, जो कि पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि कई बार उसे समझाया गया लेकिन एक अकेला व्यक्ति 7 लोगों पर भारी पड़ जाता है। ये कैसे हुआ? इस मामले में पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, ये पुलिस के पास मामला ये गया है। जो लोग भर्ती हुए हैं अस्पताल में, उनमें एक को पीएमसीएच पटना के लिए रेफर किया गया है। हाटी गांव का ये मामला है। ये इनका आरोप ऐसा है, रंजय दास नामक एक शख्स है, उनका आरोप है कि उनके घर की महिलाएं, चूंकि उनके घर में कोई स्नानागार नहीं है, इसलिए बाहर में ही जो बाथरूम की है, शौचालय की है, सब एक ही है, जिसमें इनके घर की बच्चियां या महिलाएं स्नान करने जाती हैं। और इनका आरोप है कि जो जिसने हमला किया है वो अक्सर ऐसा करता था और इसी को लेकर इन्होंने मना किया था, जिसके बाद इनके साथ मारपीट की घटना हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले का आवेदन आया है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो है कि मारपीट की घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। इधर मुंगेर में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल दुकानदार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना साफिया सराय ओपी के हसनगंज की है। घायल व्यक्ति का नाम रंजीत शाह है। जिस युवक के ऊपर गोली मारने का आरोप है उसका नाम पीयूष यादव बताया जा रहा है। हमारे घर में रेंट पर रह रहा है। हाँ। ये बिजनेसमैन है, चावल गेहूं दाल यही नॉर्मल बेचने वाला है। हाँ। हम जनगणना ड्यूटी में थे, हम टीचर हैं। हमको फोन आया 3:45 बजे कि भैया मेरे घर पर आइए। हाँ। जो दुकान पर ऐसा हमको एक थाप मारा, गल्ला से पैसा लिया, पिस्तौल सटाया, बोला 1 लाख रुपया अगर तुम नहीं दोगे तुमको गोली मार दोगे। आरा में 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद फायरिंग में एक निर्दोष किशोर को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल किशोर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के महाराजा हाता मोहल्ले की है, जहां 3 बाइक पर सवार 6 युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उनमें से 2 युवकों ने भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मोहल्ले में खड़े 16 साल के एक लड़के के पैर में एक गोली जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल किशोर के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सबके हाथ में हथियार था? सबके हाथ में दो लड़के के साथ, एक ऊपर मार रहा था, एक नीचे मार रहा था। हाँ। झगड़ा किसी और के साथ कर रहा था? हाँ। सर 2 गुट में आया अपने। अच्छा, और उसी में फायरिंग किया तो तुमको लग गया? हाँ। मतलब तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ? इधर मसौड़ी के धनोरुआ इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इस कार्रवाई में अर्धनिर्मित हथियार और 2 निर्मित हथियार बरामद किए गए और साथ ही हथियार बनाने का सामान, मशीन, औजार बरामद किया गया। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ललौली गांव में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी की तो उसमें 3 लोग भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के जो सामान हैं, टूल्स सब बरामद हुए हैं। इसमें बेस मशीन और अन्य उपकरण जो हैं वो बरामद किए गए। ये नियमतः हर दिन वहाँ पे आया करते थे, बैठते थे और एक हथियार को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लिया करते थे।
इधर सहरसा में एएलटीएफ ने पुलिस की मदद से शराब तस्करों के साथ शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। सूचना मिली थी कि नवगछिया से मधेपुरा की ओर शराब ले जाई जा रही है और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका और उनके अंदर से हथियारों के साथ शराब की बड़ी खेप को भी पकड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि एक गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ था। पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा है। तो तलाशी के क्रम में जो इनके साथ पाया गया वो करीब 47 कार्टून विदेशी शराब, जिसमें कुल 1187 बोतल हैं, जिसकी कुल मात्रा 429.12 लीटर है, जिस पर अंकित है यूज इन ओनली चंडीगढ़। ये मिला। इसके अतिरिक्त जो है आर्म्स की भी बरामदगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सीटेट की परीक्षा का पेपर वायरल होने की खबर सामने आई है। आरोप है कि एनीडिस्क नाम के ऐप के जरिए सिस्टम को हैक करके रिमोट से एग्जाम दिया गया। आरा के सृष्टि इन्फोटेक नाम के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर आरोप लगाया गया कि इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो इसी परीक्षा से संबंधित है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि सेंटर के संचालक और ऑब्जर्वर का दावा है कि उनके सेंटर से कोई पेपर वायरल नहीं हुआ है। सेंटर के संचालक का दावा है कि संस्कृत का पेपर वायरल हो रहा है, जिसकी परीक्षा 4 दिन पहले हो चुकी है। पेपर लीक की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी सेंटर पहुंचे और जांच की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि अगर यह साबित हो गया कि पेपर इसी सेंटर से वायरल हुआ है तो निश्चित कार्रवाई होगी। कोई मामला नहीं है। वो जो क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है वो संस्कृत का है, 4-5 दिन पहले का। अब ये भी जांच का विषय है कि वो कहाँ का है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। ये तो जांच का विषय है कि वो किया क्यों गया, कैसे किया गया, कहाँ से लिया गया। वो तो जो किए हैं वही समझते हैं। ऐसा हो सकता है क्या किसी ना ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। सर ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे यहाँ से ये चीज हो रहा है, और मैं इसका पूरा विरोध भी करूंगा और लीगल FIR भी करूंगा कि मेरे सेंटर का नाम बदनाम किया जा रहा है। मैंने कि कैसे आप लोग बता सकते हैं कि ये मेरा सेंटर का है? कोई तो हमको प्रूफ दीजिएगा ना, क्योंकि मेरा सर कल से हमको एग्जाम मिलना बंद हो जाएगा। इस वीडियो के आधार पर कल से हमको एग्जाम मिलना बंद हो जाएगा। मेरा तो बिजनेस पूरा चौपट हो जाएगा। क्वेश्चन वायरल की बात है, जो वायरल है वो संस्कृत है, परीक्षा हो रही है हिंदी और अंग्रेजी। जो वायरल किए हैं उनको ये साबित करना होगा। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर वो भी दोषी माने जाएंगे, चाहे वो जिस मीडिया के लोग हों। इधर पटना में अटल पथ पर सड़क क्रॉस करने के दौरान एक युवक को पिकअप वैन ने कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ अटल पथ पर जमा हो गई। कई थानों की पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अटल पथ की, जहां पर भारी दुर्घटना हुई है और इसके बाद लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। बांका के धोरैया में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग में एक लड़की के परिजनों ने ही 13 जनवरी को मोहम्मद तनवीर की हत्या कर शव को फेंका था। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक मोहम्मद तनवीर गांव की ही एक हिंदू लड़की से बात करता था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई थी। इसके बाद एक साजिश के तहत लड़की के परिजनों ने मोहम्मद तनवीर को देर रात फोन कर बुलाया और सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर तालाब में शव को फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में लड़की के साथ ही उसके पिता और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुत्री का उस व्यक्ति जो तनवीर नाम का व्यक्ति था उसके साथ बराबर बातचीत होती थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था और उसी में जो है उसी के खुन्नस में दिलीप यादव के द्वारा उसकी हत्या किया गया था। मतलब उसकी बुलाकर हत्या कर दी गई। हाँ जी। इसमें क्या कार्रवाई हुआ है सर? इसमें जो अभियुक्त लोग थे, जिसमें 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। दिलीप यादव, उसके 2 पुत्र और उसकी पुत्री की गिरफ्तारी इसमें की गई है। बेगूसराय में 1 जनवरी से लापता 2 छात्राओं का सुराग अभी तक नहीं मिला। 20 दिन बाद भी दोनों छात्राओं का पता नहीं चलने से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लोगों ने कहा है कि अगर 2 दिन में कोई सुराग नहीं मिला तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। परिजनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया है। थाना इंचार्ज के तरफ से किसी तरीके का पॉजिटिव रवैया नहीं दिया गया है। अल्टीमेटम हम लोग 2 दिन का दे रहे हैं। अगर 2 दिन में बच्चियां वापस नहीं आती है तो पूरे बेगूसराय में चरणबद्ध आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। 1 तारीख को हमारे लड़की गायब हुआ, 2 तारीख का आवेदन दिए, एक बाद आवेदन दे करके 4 तारीख को मतलब FIR किए।
तकर बाद से अभी तलक 22 तारीख है, 21 तारीख है, अभी तलक कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं बच्चा का है, कहाँ है बच्चा, नहीं है बच्चा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने क्या नीतीश कुमार के सपने पर पानी फेर दिया? यह सवाल 18 जनवरी से ही उठ रहे हैं, जब केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ आयोजित अपनी रैली में नीतीश के साथ लालू को भी आमंत्रित नहीं किया था। विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश की राजनीति क्या आने वाले समय में करवट लेगी? ये सवाल सियासी गलियारे में उठने शुरू हो गए हैं। पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य पहले तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो ये कर लेंगे और उसके बाद हाउस फरवरी के बाद से देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो वो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। तेलंगाना के खम्भम जिले में केसीआर ने बुधवार को बड़ी रैली की थी। केजरीवाल, अखिलेश समेत कई वामपंथी नेताओं को बुलाया, लेकिन नीतीश लालू को न्योता नहीं दिया। और इसी के साथ विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश को लग गया बड़ा झटका। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश की राजनीति फिलहाल अधर में दिख रही है। नीतीश कुमार को आमंत्रित नहीं है, मतलब अभी जो विपक्ष को एकजुट करने का जो मुहिम थी नीतीश कुमार की, ये फेल हो गई। और खुद यहाँ जो उनकी पार्टी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरा हैं, हर काबिलियत उनमें, तो अभी जदयू के ये कैंडिडेट भले हो सकते हैं, लेकिन ये भारी झटका मैं मानता हूँ इसको। नीतीश के साथ ही आरजेडी को भी केसीआर ने रैली में नहीं बुलाया था। ऐसे में बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों के नेता अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि नीतीश के साथ विपक्ष की भूमिका और सशक्त होगी, लेकिन लिफ्ट का अपना अलग तर्क है। हाँ, मेन फ्रंट निश्चित तौर पर बनेगा। जो महागठबंधन का एम एंड ऑब्जेक्ट है वही है कि मेन फ्रंट बना करके और डिसलॉज करे वैसी शक्तियों को जो देश की सब कुछ रेल सेल भेल तेल सब कुछ बेच दिया करने में लगे थे। उनको लगा होगा कि नीतीश जी तो इधर आएंगे नहीं, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी सरकार ही बिहार में चल रही है। तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी एक योग्य नेता हैं, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। और उनके बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग है राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस नेतृत्व के साथ। लेकिन सबका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ कर एक सेकुलर गवर्नमेंट को फॉर्म करना है। सीपीआईएम उसमें की रोल निभाएगी। नेता कौन होगा यह तय संसद में जिसकी जितनी भागीदारी होगी, लीडर उसी क्या होगा। जाहिर है जिन दलों को न्योता नहीं मिला वो नीतीश कुमार में संभावना देख रहे हैं, लेकिन नीतीश के मेन फ्रंट को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। कोई नीतीश को फेल बता रहा है तो किसी में नीतीश को सबसे मजबूत नेता का अक्ष दिख रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब मजाक के प्रतीक हो गए। नीतीश कुमार जी को कोई गंभीरता से लेगा तब तो इनको मेन फ्रंट में लाएगा। ये ना मेन फ्रंट में है ना किसी फ्रंट में, अब ये विदाउट फ्रंट है। इसलिए नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत पूरी तरह समाप्त हो गई। इसलिए ना केसीआर पूछ रहे हैं, ना राहुल गांधी पूछ रहे हैं, और ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूछ रहे हैं। कोई बैठक हो रही है तो सब बैठक में जाना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे नेता जो है एक पूरे देश में एक उम्मीद ही, मैंने जो अभी जो विपक्ष है, विपक्ष पूरे एक आशा एक उम्मीद के साथ हमारे नेता को देख रहे हैं। वैसे राजनीति में आगे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा कहा भी गया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या खेल हो जाए कौन जाने। फिलहाल सभी की नजरें नीतीश के मेन फ्रंट वाले ड्रीम पर टिकी हुई हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई विपक्ष बिखर कर कितनी ताकत से बीजेपी के खिलाफ लड़ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में एक और काली कमाई के धन कुबेर पर निगरानी का शिकंजा कसा है। दरभंगा में ग्रामीण विकास विभाग के हेड क्लर्क सुभाष कुमार के ठिकानों पर सुबह 11 बजे से शुरू हुई छापेमारी। अब तक 27 लाख रुपए कैश, करीब 10 लाख के सोने चांदी के गहने, कीमती प्लॉट के कागजात और बैंकों में 7 से 8 खातों की जानकारी मिल गई है।
निगरानी के फंदे में एक और सरकारी बाबू। काली कमाई का कुबेर निकला हेड क्लर्क। करप्शन से सुभाष ने बनाई अकूत संपत्ति। नाम सुभाष कुमार। ओहदा मधुबनी में ग्रामीण विकास विभाग में हेड क्लर्क। कारनामे काली कमाई से बनाई करोड़ों की अकूत संपत्ति। जिस सुभाष का मतलब शीतल और शानदार होता है, उसने अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए ऐसा शानदार काम किया कि उसकी कमाई के नोट गिनने के लिए निगरानी की टीम को आना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति मामले में दरभंगा के खाजा सराय मोहल्ले में सुभाष के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 27 लाख रुपए कैश मिले, जिसे घर के सदस्यों ने छापेमारी की भनक लगने पर बोरे में भरकर घर के पीछे खेत में फेंक दिया था। निगरानी की तलाशी में 10 लाख के सोने चांदी के गहने के साथ ही करोड़ों की जमीन के कई कागजात और बैंकों में कई खाते के सबूत मिले। अभी 27 लाख रुपये मिले हैं और कुछ जेवरात है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है और जमीन से संबंधित दस्तावेज। अप्रोक्स अगर सोने चांदी की बात बोली तो कितने का होगा अप्रोक्स अंदाज? अप्रोक्स होगा 10 लाख के आसपास होगा, 10 लाख के आसपास होगा। सुभाष के इस आलीशान घर को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग का एक क्लर्क कितनी संपत्ति का मालिक है। सुभाष की सीधी पहुंच टॉप लेवल के प्रशासनिक महकमे में है। इसका ससुर जयप्रकाश सिंह डीएम ऑफिस में स्टेनो के पद पर है। निगरानी की टीम जब सुभाष के घर, मॉल और होटल में छापेमारी करने पहुंची तो निगरानी के सदस्यों की आंखें चौंधिया गई। शानदार होटल, बड़ा सा शॉपिंग मॉल अपने आप में सुभाष की काली कमाई की कहानी बता रहा था। निगरानी की टीम ने सुभाष के ससुर के ठिकानों पर भी दबिश दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सुभाष ने पत्नी पम्मी कुमारी के नाम पर अकूत संपत्ति बना रखी है, लिहाजा निगरानी की टीम ने पम्मी की कंपनी के भी दफ्तर में दबिश दी। फिलहाल विजिलेंस की टीम सुभाष के ठिकानों से जब्त संपत्ति का हिसाब किताब लगाने में जुटी है। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 888-2471-471 नंबर पर कॉल करें और अपना वीडियो भी भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7815929838 पर आप हमारी मुहिम से जुड़े, अपनी जान की हिफाजत करें।